नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा एक बार मेरे चैनल में। मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष गुप्ता है। आज हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के बारे में। विटामिन बी 12 कुछ चुनिंदा ऐसे विटामिन में से है जिसकी डेफिशिएंसी अक्सर देखने को मिलती है पेशेंट्स में। तो सबसे पहले हम जानेंगे विटामिन बी 12 का एक नाम है कोबालामीन। अब पेशेंट्स का जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है भी, बाज़ार में विटामिन बी 12 सप्लीमेंट्स दो तरह के अवेलेबल हैं। मिथाइल कोबालामीन है, साइनो कोबालामीन है, एक दो तरह के और होते हैं। तो हम कौन सा सप्लीमेंट लें? कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है। मिथाइल कोबालामीन जो है वो कोबालामीन का नेचुरली ओकरिंग फॉर्म है, जो नेचुरली पाया जाता है, जो हमारे गट में भी बनता है बैक्टीरिया से, या जो मीट वगैरह में या डायरी प्रोडक्ट्स में हमें मिलता है, वो मिथाइल कोबालामीन होता है। जो साइनो कोबालामीन होता है वो आर्टिफिशियली लैब में बनाया जाता है, इसीलिए साइनो कोबालामीन सस्ता होता है मिथाइल कोबालामीन से, जो सप्लीमेंट आप देखेंगे। उसके बाद है साइंटिफिकली ये थोड़ा सा प्रूवन है, जो साइनो कोबालामीन है वो मिथाइल कोबालामीन से थोड़ा जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन जो मिथाइल कोबालामीन है, अगर हम उसका सप्लीमेंट लेते हैं तो वो हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक टिकता है। अब एक जानने की चीज़ इंपॉर्टेंट है जो इसमें लिखी है मैंने, ये विटामिन बी 12 वाटर सोल्यूबल विटामिन है। वाटर सोल्यूबल मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी पेशेंट विटामिन बी 12 का सप्लीमेंट लेता है तो उसका बाथरूम पीला आना शुरू हो जाता है। तो ये जनरली क्वेश्चन रहता है भी, हमारे यूरिन में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गई या कोई और दिक्कत तो नहीं हो गई। ये इसीलिए होता है क्योंकि जो विटामिन बी 12 है ये वाटर सोल्यूबल है, पानी में घुल जाता है। तो जितना हम हमारी बॉडी को चाहिए होता है एब्जॉर्ब कर लेती है, और बाकी का विटामिन बी 12 बाथरूम में से बाहर निकल जाता है। अब हम जानते हैं विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या क्या हैं। सबसे पहला सिम्टम है इसका अनीमिया। अनीमिया जो इसमें होता है उसको मैगेलोब्लास्टिक अनीमिया या डाइमॉर्फिक अनीमिया बोलते हैं। इसमें क्या है, जो आरबीसी है वो कम भी हो जाते हैं और आरबीसी का साइज़ भी बड़ा हो जाता है, जिसको हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं सीबीसी टेस्ट करवा के, कंप्लीट ब्लड काउंट करवा के। उसमें एक वैल्यू होती है, जब भी आप सीबीसी रिपोर्ट देखें एमसीवी होती है एक वैल्यू, वो होता है आरबीसी का वॉल्यूम बताता है, तो वो बड़ा होता है इसमें। उसके बाद अनीमिया के सिम्टम आते हैं, इसमें टैकीकार्डिया आ जाता है, वीकनेस आ जाती है, फटीग आ जाती है। अनीमिया पे मैंने एक फुल वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक मैं आई बटन पे छोड़ दूंगा, आप उसको देख भी सकते हैं। इसके बाद होती है वीकनेस, टायर्डनेस बहुत ज़्यादा होती है इस विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में। इसमें हमको नंबनेस देखने को मिलती है, हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं, बाजू सुन्न हो जाती है, खास करके पैरों में या जांघों के आसपास एरिया में हमें सुन्नपना महसूस होता है, नंबनेस जिसको बोलते हैं। या कई बारी पेशेंट बोलते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हाथों पैरों पे कीड़ियाँ सी चल रही हों, जिसको टिंगलिंग सेंसेशन भी बोलते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि विटामिन बी 12 से हमारी डेफिशिएंसी से नर्व्स वीक हो जाती हैं, उसकी माइलिन शीथ नहीं बनती, तो हमारी जो नसें हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। इसके बाद है बैलेंस, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आ जाती है। विज़न में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। विज़न में दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि लेके तो नर्व्स ही जाती है ना विज़न की सेंसेशन दिमाग में, और उसके बाद है जो मसल्स हैं उनको फोकस करने में दिक्कत आती है। कई पेशेंट्स को ये दिक्कत आती है, जब दूर की चीज़ से नज़दीक की चीज़ देखते हैं तो एकदम से फोकस नहीं कर पाता बंदा, तो वो फोकस करने की क्षमता भी हैम्पर हो जाती है विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी से। इसके बाद मुंह में छाले बहुत देखने को मिलते हैं, ग्लोसाइटिस बोलते हैं। हमारी जो जीभ है वो स्वेल्ड अप हो जाती है और उस पर बड़े बड़े छाले से हो जाते हैं, जिसको ज्योग्राफिकल टंग भी बोलते हैं, ग्लोसाइटिस भी बोलते हैं। उसके बाद कुछ न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो है डिमेंशिया, मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, कन्फ्यूज़न होना शुरू हो जाता है, हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वो कम हो जाती है, जिसको हम कोआगुलेटिव डिसफंक्शन भी बोलते हैं। या जब कभी एकदम से हम चीज़ें रख के भूल जाते हैं, ये चीज़ें भी इस विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में देखने को मिलती हैं। उसके बाद है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी से एक दो चीज़ें और जो देखने को मिलती हैं। एक तो है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में नींद का साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि साइंटिफिकली ये पाया गया है कि ये मेलाटोनिन स्क्रीट करने में हेल्प करती है। तो जब भी विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी होती है तो पेशेंट्स का जो स्लीप साइकिल है वो गड़बड़ा जाता है। कईयों को दिन में नींद आती रहती है या इंसोम्निया हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। उसके बाद है विटामिन बी 12 डेफिशिएंसी में हमारी बॉडी में एक पदार्थ होता है होमोसिस्टिन, वो बढ़ जाता है। उसके बढ़ने से क्या होता है, स्ट्रोक या हार्ट डिसीज़ देखने को मिलती हैं।
तो ये सारे सिम्टम्स हैं, इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। अगर हम पीबीएफ देखेंगे या हम सीबीसी करवाएंगे तो आरबीसी बड़े बड़े होते हैं, कम होते हैं, जीभ ऐसे सूजी सी होती है, पैरों पे कीड़ियाँ चलने की सेंसेशन, हाथ पाँव को नंबनेस महसूस होना। उसके बाद सीवियर केसेस में सब एक्यूट कंबाइंड डीजनरेशन हो जाती है, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है उसकी माइलोपैथी हो जाती है, तो हमें काफ़ी सिम्टम्स आ सकते हैं। हाथ पैर ज़्यादा सुन्न हो सकते हैं, चलने फिरने में भी दिक्कत आ सकती है, खड़े होने में भी दिक्कत आ सकती है। ये लेकिन एक्यूट कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसकी, लंबे समय तक विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने के बाद ये सिम्टम देखने को मिलता है। इसके बाद है विटामिन B12 डेफिशिएंसी के कॉजेज़ क्या क्या हैं। 4 कॉजेज़ हैं, डाइट, माल अब्जॉर्प्शन, ऑटोइम्यून या मेडिसिन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डाइटरी कॉजेज़ को। डाइटरी कॉजेज़ में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है भी ये विटामिन B12 है जो वेजिटेरियन सोर्सेज में बहुत कम पाया जाता है। तो जितने भी मेरे दोस्त जो वेजिटेरियन हैं उनमें विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि प्रिडोमिनेटली ये नॉन वेजिटेरियन डाइट में पाया जाता है, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गई, उसके बाद एग्स हो गए। वेजिटेरियन में कौन से सोर्स हैं, जैसे चीज़ हो गया, मिल्क हो गया, योगर्ट हो गया, उन चीज़ों में ये पाया जा सकता है। उसके बाद कई चीज़ें हैं, जैसे आजकल फोर्टिफाइड फूड बनना शुरू हो गया, उसमें भी B12 पाया जाता है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं विटामिन B12 की डाइट के। लेकिन अब अगर हम डाइट ही डेफिशिएंट लेंगे, अगर हम ये फूड नहीं खाएंगे जो विटामिन B12 रिच है, तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होना लाजमी है। इसके बाद है माल अब्जॉर्प्शन। अब माल अब्जॉर्प्शन में आपको सबसे पहले समझने की बात है, जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं जिसमें विटामिन B12 है या विटामिन B12 सप्लीमेंट भी लेते हैं, तो वो 2 स्टेजेस में अब्जॉर्ब होता है। सबसे पहले हमारे पेट में जाता है, पेट जिसको हम स्टमक या मैदा भी बोलते हैं, उसमें एक फैक्टर होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, उसके साथ जुड़ के विटामिन B12 आगे हमारी छोटी आंतड़ी तक जाता है और छोटी आंतड़ी में से अब्जॉर्ब होता है खून में। तो अगर कोई भी दिक्कत जो हमारे पेट को ख़राब करे या उस इंट्रिंसिक फैक्टर को बनने में ख़राब कर दे, या हमारी छोटी आंतड़ी जहाँ पे वो जाके फाइनली अब्जॉर्ब होता है वहाँ पे कोई दिक्कत कर दे, तो हमारे को विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। तो ये माल अब्जॉर्प्शन किन किन केसेस में होती है? परनीशियस एनीमिया में होती है। परनीशियस एनीमिया एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बनता। ये काफ़ी और ऑटोइम्यून डिसीज़ के साथ देखने को मिल जाती है, जैसे कि थायराइडाइटिस हो गया, हाशीमोटो डिसीज़ होती है, किसी को आर्थराइटिस होता है। ये काफ़ी ऑटोइम्यून डिसीज़ होती हैं, इनमें परनीशियस एनीमिया भी देखने को मिल जाता है। उसके बाद है, अगर आपका अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा है तो वो आपकी जो गैस्ट्राइटिस कर सकता है, आपके मैदे में सूजन कर देता है, जिससे इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता, तो विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। उसके बाद है, अगर कोई गैस्ट्रिक सर्जरी करवाई हुई है किसी ने, या गैस्ट्रिक बाईपास करवाया हुआ है, जैसे बैरिएट्रिक सर्जरी करवा लेते हैं ना, पतले होने के लिए कुछ सर्जरीज रिकमेंडेड हैं जो, उनमें भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद है कुछ ऐसी बीमारियां जो छोटी आंतड़ी को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि क्रोन्स डिसीज़ है, या हमारे ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से गट का बैक्टीरिया जो ख़राब हो जाता है, उससे भी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो ओनली सोर्स है वो गट बैक्टीरिया है, जो गुड बैक्टीरिया होता है हमारी आंतड़ियों में जो विटामिन B12 बनाता है, वो ज़्यादा एंटीबायोटिक लेने से कई बार ख़राब हो जाता है या मर जाता है, उसके कारण भी B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद है कुछ मेडिसिन जो B12 डेफिशिएंसी करती हैं। वो कौन कौन सी हैं? जितनी भी एंटासिड्स आप खाते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हो गया, या रेनाटिडिन हो गया, या और कोई भी एंटासिड जब लॉन्ग टर्म आप खाते हैं तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। इसके बाद है मेटफॉर्मिन। ये शुगर वाले पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को मोस्ट कॉमनली दी जाने वाली दवाई है मेटफॉर्मिन। जो भी व्यक्ति मेटफॉर्मिन का लंबे टाइम सेवन करते हैं उनको रिकमेंडेड है भी आप विटामिन B12 सप्लीमेंट ज़रूर लीजिए। उसके बाद है कुछ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो मिर्गी को प्रिवेंट करने में हेल्प करती हैं। इसके बाद है कुछ आर्थराइटिस में यूज़ होने वाली मेडिसिन में भी विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी होनी लाजमी देखी गई है। इसमें सबसे अच्छी एग्जांपल जो देखने को मिलती है वो है कोलचिसिन। तो अब कंक्लूज़न क्या है? कंक्लूज़न है ये विटामिन B12 डेफिशिएंसी होने का सबसे ज़्यादा खतरा वेजिटेरियंस में रहता है। दूसरी बात है, अगर किसी को कोई अब्जॉर्प्शन में दिक्कत है, कोई
पेट की बीमारी है या आंतड़ियों में सूजन है, किसी भी तरह की कोई डिसीज़ है, उनमें देखने को मिल जाती है, या वैसे भी नॉर्मल बंदे को देखने को मिल जाती है क्योंकि डिमांड कई बार इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसको हम सप्लीमेंटेशन कैसे करें, इसके लिए कुछ टैबलेट्स आती हैं या इंजेक्शन आते हैं। अगर तो मान लीजिए आपकी सिंपल डाइटरी डेफिशिएंसी है और आपका मैदा और आपकी आंतड़े वगैरह ठीक हैं, तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं। टैबलेट लेने से उसको डेली सप्लीमेंट कर लीजिए, 3-4 महीने का कोर्स कीजिए, 3-4 महीने बंद कर दीजिए, फिर 3-4 महीने का कोर्स कर लीजिए। लेकिन अगर आपका डायग्नोज्ड है, अभी आपके पेट में बीमारी है, गैस्ट्राइटिस रह रहा है आपको, या आपकी छोटी आंतड़ियों की बीमारी है, या इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है, मान लो परनीशियस एनीमिया है, तो इन केसेस में इंजेक्टेबल विटामिन B12 लेना रिकमेंडेड होता है। इन सब के लिए आप अपने डॉक्टर को भी कंसल्ट कीजिए, अपना ध्यान रखिए, फोर्टिफाइड फूड खाइए। ठीक है जी, थैंक यू। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक्स अ लॉट।